नमस्कार, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल सनी एजुकेशन पर। हमने जो विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज शुरू की थी उसके अब तक 18 वीडियो आ चुके हैं। जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार जरूर देखें। आज का वीडियो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारे पास, मनुष्य में किडनी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो मनुष्य के अंदर जो किडनी होती है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है हमारे पास ऑप्शन, दाईं किडनी थोड़ी ऊपर होती है। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। 3 नंबर ऑप्शन, यह मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग है। 4 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, यह सेम के बीज की आकृति की होती है। तो जो किडनी होती है वो सेरुकदंड के दोनों तरफ पाई जाती है और दाईं साइड के अंदर जो किडनी होती है उसके ऊपर जो लीवर आने के कारण जो दाईं किडनी होती है वो थोड़ी नीचे की ओर होती है। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। दाईं साइड के अंदर किडनी थोड़ी नीचे की ओर होती है। उसके बाद में 2 नंबर ऑप्शन, इसका भार लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। बिल्कुल सही है। किडनी का भार कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। और किडनी जो होती है वो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग होता है। उसके बाद में इसकी जो आकृति होती है वो सेम के बीज के होती है। तो ये किडनी के बारे में 3 जो दिए हैं, 2, 3 और 4 ऑप्शन सही है, बाकी पहला ऑप्शन है गलत है। उसके बाद में हमारे पास 902 नंबर प्रश्न, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो निर्जलीकरण के दौरान शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? हमारे पास ऑप्शन पहला, सोडियम क्लोराइड, शुगर, कैल्शियम फास्फेट, पोटेशियम क्लोराइड। तो निर्जलीकरण के दौरान जो हमारे पास पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, इसकी हानि होती है। उसके बाद में हमारे पास 903 नंबर प्रश्न है, स्तनधारियों में कौन सी रक्त वाहिका सामान्य रूप से यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा को ले जाएगा या लेके जाती है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि स्तनधारियों में कौन सी रक्त वाहिका सामान्य रूप से यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा लेकर जाती है? तो कौन सी रक्त वाहिका है जो यूरिया की सबसे बड़ी मात्रा लेके जाती है? हमारे पास ऑप्शन, हेपेटिक सीरा, पृष्ठीय महाधमनी। 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास, हेपेटिक पोर्टल सीरा या ब्रिक सीरा। इनमें से जो हमारे पास पहला ऑप्शन है हेपेटिक सीरा, वह यूरिया की सबसे अधिक मात्रा लेके जाती है। उसके बाद में हमारे पास 904 नंबर प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देता है कहलाता है? यानी ऐसे पदार्थ होते हैं जो मूत्र की मात्रा को कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, 1 नंबर ग्लाइकोसूरिया, 2 नंबर डाई यूरेसिस, 3 नंबर एंटी डाई यूरेटिक, 4 नंबर डाई यूरेटिक। तो इनमें जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है एंटी डाई यूरेटिक, वो मूत्र स्राव की मात्रा को कम कर देते हैं। उसके बाद में हमारे पास 905 नंबर प्रश्न, मनुष्य में रुधिर क्षमता है। तो मनुष्य में रुधिर कहाँ पे क्षमता है? ऑप्शन है हमारे पास पहला, कुंडलित नलिका में, 2 नंबर ऑप्शन फेफड़े में, बोमेन संपुट में, मूत्रवाहिनी में। तो बोमेन संपुट जो होता है, 3 नंबर जो ऑप्शन दिया बोमेन संपुट, इस प्रकार की आकृति होती है। नेफ्रॉन का जो प्रारंभिक भाग होता है वो एक प्याले नुमा होता है, उसको बोमेन संपुट कहा जाता है। उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उनके द्वारा जो रुधिर आता है वो छन जाता है। तो रुधिर किसके द्वारा छनता है? बोमेन संपुट के द्वारा छनता है।
उसके बाद में हमारे पास 906 नंबर प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? ऑप्शन हमारे पास यकृत में, किडनी में, फेफड़ा में या हृदय में। तो रक्त का शुद्धिकरण जो 2 नंबर ऑप्शन है किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। उसके बाद में हमारे पास 907 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा मनुष्यों के लिए सबसे अधिक आविश नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ है? यानी मनुष्यों के अंदर सबसे अधिक विषैला पदार्थ कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला अमोनिया, यूरिक अम्ल, जल या यूरिया। तो सबसे जो विषैला पदार्थ होता है, सबसे विषैला नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ होता है अमोनिया। 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 908 नंबर है, ग्लूकोज के पुण्य अवशोषण का कार्य कौन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ग्लूकोज का पुण्य अवशोषण का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है हमारे पास DCT, PCT, हेनले का लूप या मेल पिगी काय। तो ये जो नेफ्रॉन है उसके भाग दिए गए हैं। DCT इसका फुल फॉर्म है डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका भी कहा जाता है, और इसका प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, समीपस्थ नलिका भी इसको कहा जाता है। तो ग्लूकोज का जो पुण्य अवशोषण होता है वो होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा, और इसको अंग्रेजी में PCT कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ग्लूकोज का पुण्य अवशोषण किसके द्वारा होता है? PCT द्वारा होता है। उसके बाद में 909 नंबर हमारे पास प्रश्न है, नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलकर क्या कहलाता है? जो नेफ्रॉन होते हैं उसका जो ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट है वो मिलकर क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है हमारे पास मेल पिगी काय, हेनले का लूप, गोल्जी काय या ब्रिक नलिका। तो नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस है इस प्रकार से बोमन संपुट होता है, इसके अंदर बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ आती है, बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ आके गुच्छा बना लेती है, जिसको केशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से मेल पिगिकाए कहा जाता है। तो यह बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन का मेल पिगिकाए कहलाता है। उसके बाद में हमारे पास 910 नंबर प्रश्न है, किडनी में पाई जाने वाली संग्रह नलिका मिलकर बड़ी संग्रह नलिका बनाती है, उसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो किडनी के अंदर संग्रह नलिका होती है वो मिलकर एक बड़ी संग्रह नलिका बनाती है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास बेलिनाई की वाहिनी, वासा रेक्टा, पोडोसाइट या हेयर पिन। तो जो संग्रह नलिकाएं होती है वो बड़ी एक संग्रह नलिकाएं बनाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? बेलिनाई की वाहिनी कहा जाता है, जो ब्रिक पेल्विस में खुलती है, और ब्रिक पेल्विस मूत्र वाहिनी का भाग होता है। और जो वासा रेक्टा है वो क्या होता है? जो अपवायी रुधिर जो होती है वाहिनी होती है, धमनी होती है, वो क्या करती है? वो हेनले के लूप के चारों ओर इस प्रकार एक जाल बना लेती है, उस जाल को वासा रेक्टा कहा जाता है। और पोडोसाइट क्या चीज़ होती है? जो हेनले बोमन संपुट होता है उसकी जो अंदर की भित्ति होती है, जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, उनको पोडोसाइट कहा जाता है। हेयर पिन से तात्पर्य जो यू के आकार की संरचना है, यानी हेनले का जो लूप होता है उसकी आकृति यू के आकार की होती है, या इसको हेयर पिन के समान भी कहा जाता है। तो किडनी में जो संग्रह नलिकाएं होती है वो मिलकर बड़ी संग्रह नलिका बनाती है, उसको क्या कहा जाता है? बेलिनाई की वाहिनी कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 911 नंबर प्रश्न है, प्रति चक्र हमारा हृदय कितना रुधिर पंप करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रति चक्र हमारा हृदय कितना रुधिर पंप करता है। तो कितना रुधिर पंप करता है? ऑप्शन है हमारे पास 70 mg, 70 लीटर, 70 ml और 70 ग्राम। तो हमारा जो हृदय है
वो प्रति चक्र में कितना रुधिर पंप करता है? 70 ml करता है। 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 912 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मानव शरीर के अंदर जल का संतुलन कौन बनाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास फेफड़े, हृदय, गुर्दे या यकृत। तो हमारे शरीर के अंदर जल का संतुलन कौन करता है? गुर्दे या किडनी करते हैं। उसके बाद में हमारे पास 913 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हमारे मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है? तो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कौन सी नहीं है? ऑप्शन पहला निस्यंदन, यह तो होती है। उसके बाद नलिकाकार स्त्रावण, यह भी होती है। उसके बाद में 3 नंबर है प्रवाजी आसवन और 4 नंबर है पुण्य अवशोषण। तो मूत्र निर्माण की क्रिया के अंदर क्या चीज शामिल होती है? प्रानिस्यंदन, उसके बाद है पुण्य अवशोषण और नलिका स्त्रावण। तो 3 नंबर जो है प्रवाजी ऑप्शन वो नहीं होता है मूत्र निर्माण की क्रिया विधि में। उसके बाद में हमारे पास 914 नंबर प्रश्न है, रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना की स्थिति को दर्शाता है। यदि यूरिया का रक्त में इकट्ठा होना क्या कहलाता है? हमारे पास ऑप्शन है कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया किसको कहते हैं? बच्चों में एंजाइम की कमी से अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका पाचन नहीं हो पाता है, उस स्थिति को कीटोन यूरिया कहा जाता है। उसके बाद में यूरेमिया, यूरेमिया से तात्पर्य होता है रक्त में यूरिया की मात्रा का बढ़ना। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया से तात्पर्य होता है मूत्र के साथ ग्लूकोज का बाहर आना। उसके बाद में नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस या नेफ्राइटस, इसको बोलते हैं गुर्दे की सूजन कहा जाता है। एक प्रकार से जीवाणुओं का आक्रमण होने के बाद गुर्दे जो होते हैं वो सूज जाते हैं वो, या इस प्रकार भी बोल सकते हैं इसमें प्रोटीन की कमी आ जाती है। तो ये नेफ्राइटिस एक प्रकार की बीमारी होती है। तो रक्त में यूरिया का इकट्ठा होना क्या कहलाता है? यूरेमिया कहलाता है। उसके बाद में 915 नंबर प्रश्न है हमारे पास, गुर्दा, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो कृत्रिम गुर्दा होता है, किडनी खराब होने के बाद जो डॉक्टर द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है दूसरी किडनी, उसको कृत्रिम गुर्दा कहा जाता है। वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करती है वो जो हमारे पास 3 नंबर ऑप्शन है विसरण विधि पर कार्य करती है। उसके बाद में हमारे पास 916 नंबर प्रश्न है, उत्सर्जन प्रक्रिया की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा प्राप्त निस्यंद के संबंध में कौन सा गलत है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो उत्सर्जन प्रक्रिया की जो प्रानिस्यंदन और पुण्य अवशोषण की क्रिया होती है उसके संबंध में कौन सा गलत कथन है? पुण्य अवशोषण के अंदर क्या होता है? इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन अनुपस्थित होता है। इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही है यह। तो जो बोमन संपुट के द्वारा रक्त क्षमता है उसके अंदर प्लाज्मा का प्रोटीन नहीं होता है। उसके बाद में इसमें जल, ग्लूकोज, खनिज लवण उपस्थित होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद में इसमें रक्त प्लाज्मा का प्रोटीन उपस्थित होता है, यह गलत है। इसमें रुधिर कोशिकाएं अनुपस्थित होती है, यह भी बिल्कुल सही है, क्योंकि शनित्र के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये बड़े बड़े कण होते हैं। ये कण उस शनित्र के द्वारा नहीं क्षण पाते हैं। बोमन संपुट जो छलनी की तरह कार्य करता है उसमें नहीं क्षण पाते हैं। तो जो 3 नंबर ऑप्शन है वो क्या है? गलत हो जाएगा। 917 नंबर प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की सबसे अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 918 नंबर प्रश्न है, ग्लोमेरुलस में रुधिर लाने वाली वाहिनी कहलाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो ग्लोमेरुलस होता है कोशिकाओं का गुच्छा होता है उसमें रुधिर लाने वाली वाहिनी कहलाती, क्या कहलाती है? अपवायी धमनिका, वृक्कीय धमनी,
अविवाही धमनिका या वृक्कीय शिरा। तो ग्लोमेरुलस में जो रुधिर लाती है उसको क्या बोलते हैं? अविवाही धमनिका कहा जाता है। जो लेके आती है उसको अविवाही धमनिका, और जो बोमन संपुट से रुधिर वापिस लेके जाती है उसको बोलते हैं अपवाही धमनिका। उसके बाद में हमारे पास 919 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन डाईयूरेटिक पदार्थ नहीं है? तो कौन सा पदार्थ नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास कॉफी, चाय, अल्कोहल या जल। तो इनमें से कौन सा पदार्थ नहीं है? जल नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 920 नंबर प्रश्न, जोड़ों में किसके जमा होना गठिया का कारण है? तो जोड़ों में किसका जमा होने से गठिया रोग हो जाता है? ऑप्शन है हमारे पास यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया या प्यूरिक अम्ल। इनमें से जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल के इकट्ठे होने से गठिया रोग हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास 921 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास हृदय में, मूत्र में, रक्त में या पसीने में। तो सबसे अधिक मात्रा किस में पाई जाती है? यूरिया की मूत्र में पाई जाती है। उसके बाद में 922 नंबर प्रश्न है, विषाक्त जो पदार्थ होते हैं को मानव शरीर के किस भाग में डिटॉक्सिफाई किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विषाक्त पदार्थों को मानव शरीर के किस भाग में डिटॉक्सिफाई किया जाता है? जो विष युक्त पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर किस पदार्थ द्वारा निकाला जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है फेफड़ों में, गुर्दे में, यकृत में या पेट में। तो इनका डिटॉक्सिफाई कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। जो विषैले पदार्थ होते हैं उनका डिटॉक्सिफाई यकृत में होता है। उसके बाद में हमारे पास 923 नंबर प्रश्न, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन कितना रक्त का निस्यंदन किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो किडनी होती है वो प्रति मिनट कितना रक्त निस्यंदन करती है, 1 मिनट में कितना रक्त को छानती है या साफ करती है? तो हमारे पास ऑप्शन 1 से 1.2 लीटर, 2 नंबर ऑप्शन 1 से 2.2 लीटर ml। उसके बाद में 3 नंबर ऑप्शन है 1 से 1.2 ml। 4 नंबर ऑप्शन है 2.1 से 2.2 लीटर। तो जो ब्रिक होते हैं वो प्रति मिनट में 1 से 1.2 लीटर रुधिर का निस्यंदन करती है। उसके बाद में हमारे पास 924 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव मूत्र के संबंध में असत्य है? तो मानव मूत्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें जल का लगभग 96% होता है, यह तो बिल्कुल सही है। इसमें यूरिया लगभग 2% होता है, यह भी बिल्कुल सही है। यह थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है। तो यह जो 3 नंबर ऑप्शन है वह गलत होता है, वह गलत है। जो मूत्र होता है उसका पीएच लगभग कितना होता है? 6.6 होता है। जिसे मूत्र में गंध आती है तो मूत्र को क्या बोलते हैं? छी छी बोलते हैं। कहीं जाते हैं तो बस स्टैंड, वहाँ पे मूत्र की दुर्गंध आती है तो हम छी छी बोलते हैं। तो इसका याद रखना, मूत्र से का जो पीएच होता है 6.6 होता है। और 6.6 यानी 7 से जो नीचे होता है उसका मान, उसको क्या बोलते हैं? अम्लीय कहा जाता है। तो इस जो मूत्र होता है वो क्षारीय प्रकृति का नहीं होता है। और 4 नंबर यूरोक्रोम, इसमें पीला वर्णक है, बिल्कुल है, इसमें पीला वर्णक पाया जाता है। उसके बाद में हमारे पास मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास डायलिसिस कहा जाता है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 926 नंबर प्रश्न है,
औसतन हमारा शरीर प्रतिदिन यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो औसतन हमारा शरीर यूरिया का उत्सर्जन कितना करता है प्रतिदिन? ऑप्शन हमारे पास 15 से 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम, 10 से 15 ग्राम, 25 से 30 ग्राम। तो औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। उसके बाद में हमारे पास 927 नंबर प्रश्न है, आग बुझाने वाले यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया में से पैदा होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आग बुझाने वाले यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला चूने का पत्थर तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से, मार्बल चूर्ण तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। 3 नंबर ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से। 4 नंबर है मैग्नेसाइट तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इनमें से जो 3 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। उसके बाद में 928 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित गैस मिश्रण में कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो गैसों के मिश्रण दिए गए हैं उनमें से कौन सा गैस वेल्डिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन पहला हमारे पास एसिटिलीन तथा हाइड्रोजन। 2 नंबर ऑप्शन है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। 3 नंबर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। 4 नंबर है हाइड्रोजन तथा हीलियम। तो इनमें से जो 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, इसका उपयोग वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास 929 नंबर प्रश्न है, हेवी वाटर में क्या होता है? हेवी वाटर या इसको भारी जल भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? अधिक सम्मिश्रित हवा होती है। 2 नंबर ऑप्शन है हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। 3 नंबर अधिक घुले हुए खनिज लवण होते हैं या जैविक अशुद्धता होती है। तो हेवी वाटर में क्या होता है? हेवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। उसके बाद में हमारे पास 930 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारण लोहे पर जंग लगने का है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर ऑप्शन है हमारे पास ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो लोहे पर जंग लगना क्या होता है? एक तो ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसमें से हमारे पास हो जाएगा पहला और जो 3 नंबर है, तो 4 नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 931 नंबर प्रश्न है, शरीर में स्योंजी उत्तक के निर्माण के लिए कौन सी विटामिन की आवश्यकता होती है? तो स्योंजी उत्तकों के निर्माण के लिए विटामिन C की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमारे पास 932 नंबर प्रश्न है, कौन सी गैस में सड़ी मछली जैसी गंध आती है? तो कौन सी गैस में सड़ी मछली जैसी गंध आती है? पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ओजोन गैस के अंदर सड़ी मछली जैसी गंध आती है। उसके बाद में हमारे पास 933 नंबर प्रश्न है, चौबटिया पेस्ट तैयार किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो चौबटिया पेस्ट है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला कॉपर कार्बोनेट, लाल सीसा व अलसी का तेल द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, जल और कैल्शियम सल्फेट द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, कॉपर कार्बोनेट और जल द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन जिंक, कॉपर सल्फेट और तेल द्वारा। तो चौबटिया पेस्ट जो होता है वो सेब के पौधों को दिया जाता है या चोट युक्त भागों पर लगाया जाता है। चौबटिया पेस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? किनका मिश्रण होता है? कॉपर कार्बोनेट, लाल सीसा और अलसी के तेल द्वारा बनाया जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास 934 नंबर प्रश्न, निम्न में से सुमेलित है। बहुलक दिया है एक तरफ, दूसरी तरफ उनकी इकाइयाँ दी हुई है। तो नाइलॉन संष्ठ किसके द्वारा बनता है? हमारे पास ऑप्शन है हेक्सामेथिलीन, डाईएमीन व एडिपिक अम्ल, बिल्कुल सही है। रेयोन सेलुलोज, बिल्कुल सही है। पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर किसके द्वारा बनता है? ग्लाइकोल व टरथेलिक अम्ल द्वारा, बिल्कुल सही है। कृत्रिम रबर किसके द्वारा बनता है? आइसोप्रीन द्वारा, बिल्कुल सही है। तो ये सारे के सारे सुमेलित है, तो 5 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 935 नंबर प्रश्न है, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो किसकी परत चढ़ाई जाती है? हमारे पास ऑप्शन तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो जो 4 नंबर ऑप्शन है जिंक, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। उसके बाद में हमारे पास 936 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास CaO, CaO2, CaCO3, Ca। तो इसमें बुझा हुआ चूना कौन सा है? जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारे पास CaCO3। उसके बाद में 937 नंबर प्रश्न है, Zn प्लस में CuSO4, उसके बाद में ZnSO4 प्लस में Cu। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो इसमें किस प्रकार की है? यहाँ पे दिया है Zn प्लस में CuSO4, तो इसके अंदर Zn किसको विस्थापित कर रहे हैं? Cu को विस्थापित कर रहा है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील परमाणुओं के समूह को विस्थापित कर देता है। तो Zn Cu से अधिक क्रियाशील है तो Cu को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास 938 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो इनमें से सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास Mg, Ca, Na या K। तो इनमें सबसे अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु कौन सी होती है? मैग्नीशियम होती है, और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना होता है। तो सबसे अधिक मैग्नीशियम और सबसे कम सोना होता है। उसके बाद में हमारे पास 939 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? हमारे पास जो 2 नंबर ऑप्शन है उष्माक्षेपी प्रकार का जो कंपोस्ट बनना उष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। उसके बाद में हमारे पास 940 नंबर प्रश्न है, लब और डब शब्द निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? जो लब और डब की जो ध्वनि होती है वो किस में उत्पन्न होती है? जो 2 नंबर ऑप्शन है हृदय के अंदर वो उत्पन्न होती है। जब हृदय के अंदर त्रिबलन और द्विबलन कपाट बंद होते हैं तब इस प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जिनको लब और डब कहा जाता है। उसके बाद में हमारे पास 941 नंबर प्रश्न है, CuO प्लस में H2 क्या बना? Cu प्लस में H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसे बाहर निकली है, तो जिसे ऑक्सीजन बाहर निकले तो उसको तो बोलते हैं अपचयन। जिसे ऑक्सीजन बाहर निकले उसको बोलते हैं अपचयन। और H2 के अंदर ऑक्सीजन जुड़ी है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ? अपचयन भी हुआ और अपचयन भी, ऑक्सीकरण भी हुआ और अपचयन भी हुआ, दोनों साथ में हुए, तो इसको बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यह किसका उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी होती है? जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ चलती है। उसके बाद में हमारे पास 942 नंबर प्रश्न है, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं? तो जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? उष्माशोषी कहा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
उसके बाद में हमारे पास 943 नंबर प्रश्न है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। तो फोटोग्राफी जो होते हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? हमारे पास ऑप्शन है AgCl का, H2O का, AgBr का या HCl का। तो उसमें श्वेत फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। उसके बाद में हमारे पास 944 नंबर प्रश्न है, चिप्स की थैली में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो चिप्सें होती हैं फुली हुई होती हैं थैलियाँ उनकी, उनमें किस गैस का उपयोग किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो उन थैलियों में किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। 945 नंबर हमारे पास प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस की उपचयन अभिक्रिया सबसे धीमी होगी? तो इनमें से कौन सी गैस की उपचयन अभिक्रिया सबसे धीमी होगी? ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो इनमें से जो पहला ऑप्शन है हमारे पास नाइट्रोजन की उपचयन अभिक्रिया सबसे धीमी होगी। उसके बाद में 940 नंबर प्रश्न है, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। तो जो वायुरोधी बर्तन होते हैं उनमें खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की जो की गति होती है वो कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास 947 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती में मोम का पिघलना एवं पुण्य मोम में परिवर्तित होना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोमबत्ती जलती है तो उसका मोम पिघल जाता है, उसके बाद में उसके मोम को फिर से यदि हम काम में लें तो वापिस मोमबत्ती बना सकते हैं। तो यह कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। उसके बाद में हमारे पास 948 नंबर प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो श्वसन की अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? ऑप्शन है हमारे पास अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो श्वसन की प्रक्रिया में जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। उसके बाद 949 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो इनमें से कौन सा ऑक्सीकारक है? H2CO, H2S या O2। तो ऑक्सीकारक कौन सा है इसमें? जो 4 नंबर ऑप्शन है O2 वो ऑक्सीकारक है। उसके बाद में हमारे पास आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या वैद्युत अपघटन। तो इनमें से शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया